आज के वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ना जाके हम लोग एक ब्रॉडली ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग की जो हिस्ट्री के प्रति हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है और जिस तरह से हम हिस्ट्री को कंज्यूम करते हैं उसमें क्या क्या फॉल्ट लाइंस है, क्या क्या फ्लॉज है। तो ये क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है कि जो यंगस्टर्स है 15 to 30 ईयर्स की एज वाले जो लोग हैं उनमें हिस्ट्री के प्रति जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है पिछले सालों में, और वो भी जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसको जानने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो फ्लॉ है वो ये है कि हम लोग पूरी तरह से सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो गए हैं हमारी जो इतिहास है उसके बारे में जानने के लिए। बहुत कम ऐसा परसेंटेज होता है जो कि एक्चुअल में जो बुक्स होती है, जो 200 पेज, 300 पेज, 400, 500 पेज की जो बुक्स होती है उनको पढ़ने के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो अपना टाइम देते हैं। क्योंकि पढ़ना हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन फिर 40-50 पेज के बाद फिर ऐसे लगता है कि नहीं, बस अब नहीं हो पाएगा। तो वापस हम लोग फिर चले जाते हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे या तो देख लेंगे उस टॉपिक के बारे में, या फिर इंस्टाग्राम पे देख लेंगे, ट्विटर पे देख लेंगे, फेसबुक पे देख लेंगे, या वेबसाइट्स पे किसी पे थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़ लेंगे। तो जो बुक्स पढ़ने की जो हैबिट है वो हम में डेवलप उतनी हुई नहीं है अभी तक। सिर्फ जो हिस्ट्री बफ्स होते हैं, जो एक्चुअल में हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, वही लोग होते हैं जो कि पूरी बुक को गो थ्रू करते हैं और वो नॉलेज को इन डेप्थ समझते हैं। लेकिन वो परसेंटेज इतना कम होता है कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है फिर। तो एक बहुत बड़ी जो फ्लॉ है वो यही है कि हम लोगों को हमारे जो सोर्स है जहाँ से हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू अगर पढ़ रहे हैं तो जो फोर्सेस जो है, जो पीछे सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही है, क्या वही फिर हमारे हिस्ट्री के प्रति हम लोग जो जानकारी ले रहे हैं उसको कंट्रोल नहीं करेगी? किसको ज़्यादा रीच देनी है, किसको ज़्यादा रीच नहीं देनी है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? जो सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। तो आप लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे जो जिसे हम तथाकथित लेफ्ट विंग कहते हैं, उनको उनके हैंडल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ट्विटर पे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, फेसबुक पे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। लेकिन अगर जो तथाकथित राइट विंग है, जो कि नेशनलिस्ट, या जिसे कहा जाना चाहिए कि नेशनलिस्ट चैनल्स जो होते हैं, उन लोगों की जो रीच होती है उसको लिमिट कर दिया जाता है, उनको इतने व्यूज़ नहीं आते। तो हम लोग जो सोर्स हम लोगों ने जो बना रखे हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, उसको हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन से ऑफलाइन। बुक्स के थ्रू हिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि बुक्स में अगर आप सही सोर्स से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई फिर छेड़छाड़ नहीं कर सकता कोई, क्योंकि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। उसको सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी रीच किसी ने कम कर दी, जैसे ऑनलाइन में कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो हिस्ट्री का हमारे सोर्सेज है उसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। आदत बनानी पड़ेगी जो बुक्स है, तो जिस भी टॉपिक के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमको जानना है तो हमको उनकी बुक्स पढ़ना, उसकी आदत हमें बनानी चाहिए। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने रखूँगा, जिसके बारे में आप सोचिएगा कि क्यों हम उस तरह से नहीं सोचते कभी। जैसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्यों हम लोगों को ऐसे फोर्स किया जाता है सबकॉन्शियसली कि हम लोग बाइनरी ऑप्शंस, बाइनरी ही चॉइसेस रखें। जैसे हम लोग या तो राइट विंग होंगे या फिर हम लेफ्ट विंग होंगे। अगर हम राइट विंग नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लेफ्ट विंग हो गए, अगर हम लेफ्ट विंग नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम राइट विंग हो गए। तो पहले जो पिछली सेंचुरीज़ में जो ऑप्शंस होते थे वो ज़्यादा होते थे। वो क्या होते थे? या तो आप फैशिज्म में बिलीव करते हो, या फिर आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो, या फिर आप मोनार्की में बिलीव करते हो, या फिर आप डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हो, या फिर आप सोशलिस्ट जो कम्युनिस्ट होते हैं उनमें बिलीव करते हो, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में बिलीव करते हो। तो ऐसे जो मल्टीपल चॉइसेस जो पहले होती थी, अब उसको नैरो डाउन करके अभी सिर्फ बाइनरी बना दिया गया, और अभी सिर्फ राइट विंग या फिर लेफ्ट विंग, ये दो ही चॉइसेस हमें मिलती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप चूज़ करो या नहीं करो, आप किसी एक में तो फॉल कर ही जाते हो। तो ऐसा क्यों है? क्यों हम इस सिस्टम को माने कि हम सिर्फ दो ही ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं?
अच्छा, इसके बाद जो दो ग्रुप्स में लोग डिवाइडेड है, जैसे एक है जो गांधी को मानने वाले लोग हैं, फिर एक है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले लोग हैं। तो अगर हम पीछे जाए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब जर्मनी और ब्रिटेन का जो युद्ध है वो चल रहा था, तो गांधी जो थे उन्होंने एनकरेज किया था इंडियंस को कि ब्रिटेन के साइड से वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ें, जबकि ब्रिटेन ही उस टाइम पे हम पे रूल कर रहा था। तो उस टाइम पे वाइज डिसीजन क्या होगा कि हम लोग जो हम पे रूल कर रहे हैं उन्हीं का साथ दे कि उनके कहीं और चल रहे युद्ध में, या फिर जो उनका युद्ध कहीं और चल रहा है तो उनके दुश्मनों का हम लोग साथ दें ताकि वो हमारी ज्योग्राफी में वीक पड़ सकें, जो ब्रिटिशर्स है वो। तो यही ज़्यादा वाइज होगा। तो नेताजी ने क्या किया कि नेताजी ने ब्रिटिशर्स के जो दुश्मन थे जर्मन्स, तो हिटलर से जाके उन्होंने मीटिंग्स की, उनके साथ नेगोशिएशन किए। वो अलग बात है कि हिटलर खुद इंडियंस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था और हेट ही करता था एक तरह से, पर उसके लिए भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली ही इक्वेशन बैठ रही थी इंडिया के साथ। तो जो वाइज डिसीजन था वो नेताजी ने लिया, गांधी ने नहीं लिया। तो इस बारे में और ज़्यादा एजुकेट किया जाना चाहिए। अच्छा, अब जो ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो ये था कि जैसे आपको पता है कि इस्लाम का जो जन्म हुआ था अभी से 1400 साल पहले, और जो क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 2000 साल पहले। अब जो क्रिश्चियनिटी का जब जन्म हुआ था तो क्रिश्चियनिटी ने अपना एक्सपेंशन कहाँ पे किया? वेस्ट में। और इस्लाम का जब जन्म हुआ तो इस्लाम ने अपना एक्सपेंशन कहाँ किया? ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट में। तो आपको पता ही है कि इन्वेडर्स ने कितने सारे फिर अटैक्स किए थे इंडिया पे, और उसी टाइम जो वेस्ट में क्रिश्चियंस अलग, जो वहाँ के नेटिव रिलीजन्स थे, उन लोग को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि क्रिश्चियनिटी जो थी वो ईस्ट में क्यों स्टार्टिंग में एक्सपेंशन अपना नहीं की, और इस्लाम ने वेस्ट में क्यों अपना एक्सपेंशन नहीं किया? तो अभी तो हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे जब इनका जन्म ही हुआ था 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी का और 1400 साल पहले इस्लाम का, तो क्यों दोनों के डायरेक्शंस एकदम ऑपोजिट थे एक्सपेंशन के? तो इस पे भी ज़रा सोचिएगा। अब भारत की जो हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री है, इसके बारे में जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोगों को नहीं पता है ज़्यादा, वैसे ही सेम मैरीटाइम हिस्ट्री जो है हमारे समुद्र की, जो भारतीय जो हिंद महासागर है उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें नहीं पता है कि कैसे ट्रेड होती थी अरब्स के साथ, ज्यूस के साथ, रोमन्स के साथ। फिर इधर ईस्ट में जाएंगे तो साउथ ईस्ट एशियन के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ, तो कैसे उन लोगों के साथ ट्रेड की जाती थी। इंडियन ओशन ने कैसे हमारी हिस्ट्री को शेप किया है। अभी तो काफ़ी बुक्स उस पर लिखी जा रही है, पहले भी लिखी गई है लेकिन इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई। तो इंडियन ओशन की हिस्ट्री के बारे में जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे जो लैंड है उसके बारे में जानना। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन ओशन की हिस्ट्री के बारे में जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये डायरेक्ट सीधा इसका कनेक्शन बैठता है अखंड भारत के हमारा जो ड्रीम है उसके साथ। कैसे? अब मान लीजिए जब अखंड भारत बन जाएगा तो हमारे पास जितना भी जो कोस्ट लाइन है जो इस सी से लगती है, अरेबियन सी से लेके नीचे इंडियन ओशन और फिर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से, इस पूरी कोस्ट लाइन और इस पे जितने भी पोर्ट्स होंगे उन सभी की जो डायरेक्ट अथॉरिटी होगी फिर वो अखंड भारत को मिल जाएगी, जो कि अभी डिवाइडेड है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में। इसके बाद जो भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है ना, फिर उधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई उनमें है।
श्रीलंका। फिर जब अखंड भारत बन जाएगा तो ये पूरी की पूरी कोस्ट लाइन फिर किसके अंडर आ जाएगी? अखंड भारत के अंडर। तो जो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस जो है, जिन्हें हम डीप स्टेट कहते हैं, क्यों ग्लोबल मार्केट फोर्सेस जो बहुत पावरफुल फोर्सेस जो है वो चाहेंगी कि इस पूरे रीजन की अथॉरिटी सिर्फ एक देश के हाथ में चली जाए? क्योंकि दैट वुड बी सो मच रिस्कियर देन जो अभी की सिचुएशन है। क्योंकि अभी हम लोग डिवाइडेड है, हमारी जो जोग्राफीज है वो डिवाइडेड है, तो इट इज़ ईजी टू नेगोशिएट बिटवीन मल्टीपल कंट्रीज दैन नेगोशिएटिंग विद अ स्ट्रॉन्ग सिंगल कंट्री। तो उनके लिए जो बेनिफिशियल है वो क्या है? उनके लिए जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से जो उनके लिए जो बेटर है वो क्या है? कि हम लोग डिवाइडेड ही रहे, या फिर हम लोग यूनाइट होकर एक सिंगल राष्ट्र बन जाए और फिर हम उनसे सिंगल अखंड भारत बन के हम लोग फिर उनसे डील करें इस पूरे रीजन। क्योंकि बहुत हाई वॉल्यूम का जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन के थ्रू ही होता है, जो ईस्ट टू वेस्ट जो गुड्स की सप्लाई होती है। तो ये रीजन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबल मार्केट फोर्सेस ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि एक राष्ट्र के हाथ में ये पूरी अथॉरिटी चली जाए। तो जब नेगोशिएशंस होंगे तो उस नेगोशिएशंस में इंडियन ओशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहेगा कि हम अखंड भारत को किस तरह से अचीव करेंगे। अचीव तो करेंगे, पर उसमें हम लोग को इंडियन ओशन भी इक्वेशन में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में आपने शायद सोचा नहीं होगा, तो आप लोग को सोचना पड़ेगा कि इंडियन ओशन का कितना इम्पोर्टेंट है अखंड भारत की का जो हमारा सपना है उसको अचीव करने के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वैसे तो बहुत रैंट करते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि एक तो यह रिजर्वेशन वाला, उसके बाद फिर जो इतने सारी जो फॉल्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको बार बार फिर अमेंडमेंट्स के थ्रू ठीक किया जाता है ना। फिर जो कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। फिर ऐसी बहुत सारे क्रिमिनल लॉज में अभी तो कितने ही सारे ऐसे केसेस है जिनमें लोग लूप होल्स ढूंढ ढूंढ के क्राइम और बढ़ाते थे। अब आप सोच के देखिए कि जब सारे के सारे एंशिएंट सिविलाइजेशन गायब हो चुके हैं, सिर्फ एक सिविलाइजेशन है जो कि हमारा भारत देश का सिविलाइजेशन है जो अभी तक सस्टेन कर रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत थी कि हम लोग दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी पेस्ट करके हमारे देश में इम्प्लीमेंट करते, जो कि किया गया 20th सेंचुरी में। किसने किया? भीमराव अंबेडकर ने। इनके बारे में अब फिर से डिबेट में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत हो रही है, लोग ऑलरेडी लड़ते रहते हैं। पर हमको ये सोचना चाहिए कि जब हम ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है तो हम क्यों किसी दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को कट कॉपी पेस्ट करके बस एक टेम्पलेट यहाँ पे चिपका दे और उसको ही फिर फॉलो करते रहे जनरेशन पे जनरेशन। क्यों ना हम खुद ही का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है उसको पढ़ के हम फिर खुद ही की कॉन्स्टिट्यूशन को हम बनाते, खुद ही का संविधान बनाते, खुद ओरिजिनल, और फिर हमसे कॉपी पेस्ट करते दूसरे कंट्रीज। जबकि किया क्या गया? उल्टा किया गया इसका कि जो लोग अभी, जो देश अभी जिनका 1000 साल पुराना भी इतिहास नहीं होगा, उन देशों से हमने अपना 50,000 से ज़्यादा साल पुराना जो देश है उसके लिए हमने संविधान लिखा, जो 1000 साल पुराने देश भी नहीं है उनसे कॉपी पेस्ट करके। तो अब अच्छा, इसी में ऐसे कॉन्सेप्ट ले आए जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जैसे इक्वलिटी और फ्रीडम। इक्वलिटी और फ्रीडम आप देखिए कभी एग्जिस्ट साथ में कर ही नहीं सकते। नेचर में आप देख लीजिए कि कौन से दो स्पीशीज़ इक्वल होते हैं। हमेशा जो स्ट्रांग होता है वो वीक को मार देता है। समुद्र में आप देख लीजिए, बड़ी मछली छोटी मछली को खा ही लेगी। जंगल में आप देख लीजिए, जो बड़ा जानवर होगा, जो ताकतवर होगा, जो स्ट्रांग होगा,
वो वीक को ऑब्वियसली डोमिनेट कर जाएगा, जो होता है। तो इक्वलिटी नेचर में तो हमने नहीं देखी एग्जिस्ट करते हुए। नेचर में तो हमने नहीं देखा कि शेर और हिरण साथ में खाना खा रहे हैं। शेर हिरण को खाता है, शेर और हिरण साथ में नहीं खाते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाल दिया कि भाई अगर आपके पास फ्रीडम है तो आपको इक्वलिटी भी माननी पड़ेगी। फिर आप आपका जो फ्रीडम है उसको फुल्ली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में फिर आ जाती है इक्वलिटी। अब इसी पे लोग डिवाइडेड है। जो यूएस में जैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स है, तो रिपब्लिकन्स का ज़्यादा सपोर्ट होता है फ्रीडम की तरफ, और डेमोक्रेट्स का जो ज़्यादा सपोर्ट होता है वो होता है इक्वलिटी की तरफ। अब अगर आप इक्वलिटी को देखेंगे तो इक्वलिटी मतलब होता है कि सब पे मतलब फ्रीडम को आप सप्रेस कर दो, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उन पे आप ज़्यादा टैक्स लगा दो, और फिर जो सोशल बेनिफिट्स हैं, जो स्टेट बेनिफिट्स है, उनको आप जो पुअर लोग हैं, जो फाइनेंशियली थोड़े वीक है, उन लोगों को बेनिफिट्स दो। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ? यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुई फ्रीडम। अब इक्वलिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है? अब मान लीजिए आप फ्रीडम को फुल्ली एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो ज़्यादा कैपेबल होगा, जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जिसमें ज़्यादा दिमाग होगा, वो एक ज़्यादा बड़ा अपने लिए एम्पायर खड़ा कर देगा अपनी फ्रीडम को फुली एक्सरसाइज करके। अब उसने बड़ा जैसे ही किया वैसे ही अब इक्वलिटी गायब हो गई इक्वेशन से। दोनों ही केस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इक्वलिटी और फ्रीडम दोनों को एग्जिस्ट कर जाए। नेचर में तो वैसे भी नहीं करते, यहाँ भी नहीं कर रहे। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी जो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक साथ लिखा जाता है। अब ये हो गया, इसके बारे में भी थोड़ा सोच के देखिएगा, क्योंकि मैं किसी टॉपिक के बारे में अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ये सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए वीडियो है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग हर टॉपिक के बारे में एकदम डेप्थ में चर्चा करेंगे। तो अब जो जैसे कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट के बारे में जो चलती रहती है डिबेट, या फिर जो फेमिनिस्ट और फेमिनिज्म में के बारे में जो डिबेट चलती रहती है, अब कैपिटलिज्म का अब सोच के देखिए कि उन लोग के रियल एसेट्स क्या हैं। उनके रियल एसेट्स जो वो लोग फैक्ट्रीज जिनमें प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके, वो उनके रियल एसेट्स है। उनकी जो सप्लाई चेन है वो उनके रियल एसेट है। जो उनकी प्रॉपर्टी या जो भी उनके पास है वो उनके रियल एसेट है, या फिर कुछ और उनका रियल एसेट है। तो असल में उनका रियल एसेट ये सब नहीं है। उनका असल में जो रियल एसेट है वो हम जैसे लोग हैं, आप हम जैसे लोग हैं, नॉर्मल सिटीजन्स। कैसे? उन लोगों का जो मेन टारगेट होता है वो ये नहीं होता है कि हम हमारा प्रोडक्ट को किस तरह बेचे। उन लोगों का सीधा टारगेट ये होता है कि वो कैसे हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो हमारे इमोशंस है, उसको कंट्रोल कर सकें। जो हमारे इमोशंस होते हैं क्या होते हैं? जैसे ग्रीड, लालच, है ना। फिर जो हमारे दूसरे डिज़ायर्स होते हैं, फिर जो हमारी और इमोशंस होते हैं, जैसे कि हार्मोनल रश जो होती है, एड्रेनलिन रिलीज होता है जिनसे, या फिर डोपामीन रिलीज़ होता है, वैसे वाले जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद जो लस्ट है, ग्रीड हो गई, फेयर हो गई, ये सारे जो जिन्हें हम इंद्रियां कहते हैं ना, मतलब कि अगर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ गई, जैसे आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि इंद्रिय जय होना चाहिए। तो अगर सोच के देखिए, अगर हम इंद्रिय जय सही में बन गए, अगर हम खुद हमारी चॉइसेस पे कंट्रोल करने लगे, तो फिर कहाँ की कैपिटल, कहाँ का कैपिटलिज्म? फिर उनकी फैक्ट्रीज का वो क्या ही कर लेंगे? वो क्या ही कर लेंगे अच्छा प्रोडक्ट बना के, जो हम लोग ये मान लेंगे कि हमको ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो उनके असल में जो जिन्हें हम समझ रहे कि उनके एसेट्स है, वो तो उनकी लाइबिलिटीज़ बन जाएगी उसके बाद। फिर तो जो उनके रियल एसेट्स असल में है वो चीज़ नहीं है जो उनकी प्रोडक्ट्स है, या फिर उनकी जो फैक्ट्रीज़ है, या जो उनके लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं है। उनके जो रियल एसेट्स है वो हमारे इमोशंस है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है कि जो वॉर जो भी चल रहा है, जैसे इजराइल वाला जो चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ था इजराइल पैलेस्टीन, उसके बाद फिर उसमें लेबनान बीच में आया, उसमें जो हिजबुल्लाह वगैरह है।
इसके बाद फिर जो ईरान वाला आया बीच में, है ना। तो सऊदी अरेबिया वगैरह ये सब तो बस जो स्टेटमेंट्स देने तक ही इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट किया। अब इसमें मैं एक चीज़ मैंने जो देखी है ऑनलाइन वो ये है कि अच्छा, मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी के सपोर्ट में या फिर अगेंस्ट में नहीं हूँ, है ना। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये पॉलिटिकली आंसर देना चाहता हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ही साइड में फ्लॉज है ना। ना इसराइल दूध का धुला हुआ है, ना ही उसके ऑपोजिशन में जितनी कंट्रीज़ है जो पैलेस्टीन, ईरान वगैरह है, वो सब कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है यहाँ पे। तो मैं क्यों किसी का सपोर्ट करूँ फिर। तो अब जो ऑनलाइन मैंने देखा है कि जो लोग इसराइल सपोर्टर्स हैं उनका जो सपोर्ट करने का रीज़न है उसमें उन्होंने सेकंड थॉट ज़्यादा दिया नहीं है। वो क्यों? इसराइल सपोर्टर्स को ऐसे लगता है कि जो रेडिकल कंट्रीज़ है मिडिल ईस्ट में, जो वेस्ट एशिया जो है, उनको अगर फाइट देनी है और उनको रोकना है इंडिया की तरफ आने से, तो इसराइल का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। क्योंकि इसराइल उनको फाइट दे रहा है, उनको रोक के रखा है वहाँ पे। अगर इसराइल नहीं होता तो वो सारा का सारा जो रेडिकलिज्म था वो सारा डायरेक्ट हो जाता फिर भारत की तरफ। ऐसा रीज़न है किसका? इसराइल सपोर्टर्स का सोशल मीडिया पे। इसराइल सपोर्टर्स मतलब जो भारतीय इसराइल सपोर्टर्स हैं उनका। अब इसमें जो फ्लॉ है वो ये है कि इसराइल ही असल में है जिसने हमास को क्रिएट किया था, जिसने जो इसराइल की जो मोसाद है उसने CIA के साथ मिलके जो ISIS का क्रिएशन हुआ था, ये सारा इस सब के पीछे इसराइल और जो इसराइल की गवर्नमेंट है और जो स्पाई एजेंसीज हैं, है ना। तो US और इसराइल ये दोनों बॉर्न होमीज है, ये तो पता ही है आपको। तो इसराइल ने अपनी एग्जिस्टेंस वहाँ पे, क्योंकि इसराइल बना भी हम जब हमारा नेगोशिएशन हुआ था इंडिपेंडेंस का 1947 में, तो 1940s में ही इसराइल का क्रिएशन हुआ था, 48 या 49 ऐसे कुछ में। तो अब अपना जो उसने जो वहाँ के पैलेस्टीनियंस जो भी लोग थे उसको डिस्प्लेस करके और फिर सारे पूरे वर्ल्ड से ज्यूज़ को इनवाइट किया था कि आप लोग आइए और अपने खुद के प्रॉमिस्ड लैंड जो वो कहते हैं इसराइल, उसमें रहिए। तो जब इसराइल का क्रिएशन हुआ उसके बाद फिर अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए इसराइल ने क्या किया कि वहाँ पे रेडिकलिज्म को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इतने ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स बनाए गए जानबूझ के, ताकि फिर वो जस्टिफाई कर सके कि देखिए हम इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इसीलिए हमारा एग्जिस्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये फिर पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन जाएंगे। तो पहले तो उन्होंने वो ख़तरा क्रिएट किया, पहले तो उन्होंने वो दुश्मन खुद क्रिएट किए। उसके बाद फिर उन्होंने ऐसा दिखाया कि अब देखिए अब क्योंकि ये लोग इतने रेडिकल है और क्योंकि ये लोग इतने ख़तरनाक है ह्यूमैनिटी के लिए, इसलिए हम लोगों को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ऐसे इसीलिए हम लोग फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी हम लोग बनाएंगे, आयरन डोम भी हम लोग बनाएंगे, है ना, न्यूक्लियर वेपन्स भी हम लोग बनाएंगे, सब कुछ। तो असल में इसराइल ने ही पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया और ऐसा दिखाया गया कि इसराइल का एग्जिस्टेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो रेडिकल कंट्रीज़ जो है, रेडिकल जो क्राउड है वहाँ पे रहने वाले, उनको अगर टैकल करना है तो इसराइल का होना ज़रूरी है। तो इसराइल ने इस तरह से अपना एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर दिया। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें गलत क्या है सही क्या है, बस हम लोगों ने जो रीज़न मान के बैठ गए हम लोग कि ये रीज़न है, इसकी वजह से हम इस साइड का सपोर्ट करेंगे या फिर उस साइड का सपोर्ट करेंगे, उसके बारे में हमें फिर से सोचना चाहिए। ये हो गया इसराइल वाला, है ना। अब अच्छा, इसराइल ऐसा क्यों कर पाया और क्यों कोई उसको अपोज नहीं कर पाया? और अगर आपने और ज़्यादा पढ़ा होगा, देखा होगा, तो ज्यूज़ जो होते हैं, जो यहूदी लोग जो होते हैं, वो कैसे इतने पावरफुल बन गए वेस्ट में, कैसे वो वहाँ का पूरा फाइनेंस कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा बैंकिंग सेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे जो फेडरल रिजर्व है उसके मल्टीपल जो चीफ्स थे वो ज्यूज़ थे। सारे नहीं, पर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द चीफ्स इन पास्ट सेंचुरी वर ज्यूज़।
तो कैसे जो जूइश लोग जो होते हैं वो फाइनेंस के फील्ड में इतने ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो क्या प्रैक्टिसेस उन्होंने अपनाई थी, क्या प्रैक्टिसेस वो अभी अपनाते हैं, है ना। इसके बारे में जानने बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में रिसर्च करनी है तो इसके बारे में हम लोग भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे वो किस तरह से उनकी कम्युनिटीज़ वर्क करती थी जब वो लोग डिस्प्लेस कर दिए जाते थे अपने प्रॉमिस्ड लैंड से। तो जब वो लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बन के रहते थे तो कैसे वो अपनी जो डीलिंग्स होती थी वो कैसे करते थे, अपनी कम्युनिटी को रन कैसे करते थे किसी फॉरेन लैंड में। उन्हीं से सीख के हम अभी जो हमारे जो एनआरआईज रह रहे हैं बाहर, जो हमारे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर, तो अभी आप देखेंगे तो कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो एनआरआई जो परमानेंटली बाहर रह रहे हैं, यानी दूसरे कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं, और ऐसे इंडियंस जो बाहर टेम्परेरीली जा रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो जो परमानेंट जो इंडियन रह रहे हैं वहाँ पे और जो टेम्परेरी बेसिस पे गया है, ये दोनों ग्रुप्स के बीच में जो कनेक्शन एक होना चाहिए, ताकि जो टेम्परेरीली जो लोग गए हैं उनको एक सपोर्ट मिल सके उस टेरिटरी में, उस लोकेशन में। वो जो एक जो ब्रिज होनी चाहिए वो ब्रिज है ही नहीं। तो अगर आप इसके बाद फिर आप सरप्राइज भी आपको नहीं होना चाहिए कि अगर आप फॉरेन लैंड में इंडियंस पे अगर अटैक होते हैं और इंडियंस अगर डिफेंड नहीं कर पाते खुद को, एनआरआईज, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे आप कम्युनिटी की स्ट्रेंथ ही नहीं बनाओगे इंटरनेशनली कि सारे जो इंडियंस है जो फॉरेन में रह रहे वो इंटरकनेक्टेड हो आपस में, इतने स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो उनकी कि वो सारे लोग एक दूसरे को जानते भी हो और सारे लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो सोल्यूशंस है वो। तो अगर ऐसी कम्युनिटी ही नहीं होगी, अगर ऐसी प्रैक्टिसेस ही आप नहीं करोगे कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे आप मीटिंग्स करो, आप एक गैदरिंग करो खुद की, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने आए हैं भारत से, उनके साथ आप मिलो, उनके साथ आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करो। अगर ये सारा आपने स्टार्टिंग से किया ही नहीं है तो फिर क्राइसिस के टाइम पे जब आप पे अटैक्स होंगे तो आप कैसे उसको डिफेंड कर सकते हो। फिर तो आपकी एक ओनली जो आपकी होप रहेगी वो रहेगी जो भारत की सरकार है उसके लिए सिर्फ, कि अब वो ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद तो इतने सालों से वहाँ पे रह के कुछ किया नहीं ना। आपकी पॉलिटिकल आपने कुछ पोजीशन आपकी वहाँ पे इस्टेब्लिश की है ना ही आपने कोई ऐसी लॉबी आप बना पाए हो फाइनेंस में या फिर किसी में जो आपको डिफेंड कर सके वहाँ पे, जो आपकी वॉइस को रेस कर सके। तो जब क्राइसिस आता है और आपको फिर जब मारा जाता है, वहाँ पे अटैक्स होते हैं, तो उसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि गलती किसकी, गलती आप ही की है। तो हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ तो लेते हैं, मतलब जो सोशल मीडिया पे हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं कि अच्छा मैं ये बुक नहीं पढ़ पाऊंगा तो एक काम करता हूँ कि मैं इस ऑथर का पॉडकास्ट देख लेता हूँ, तो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ उस बुक में क्या लिखा होगा। फिर मैं वो बुक पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। तो पॉडकास्ट आप बिल्कुल देखिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि वो बुक को मुझे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर सिर्फ वहीं तक हमें अपने आप को सीमित ना रख के हम लोग को बुक्स भी पढ़नी चाहिए। तो हमारा इसी उपलक्ष्य में हमारा जो एक एफर्ट है वो ये है कि हम लोग ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक भी डाल रखी है। तो एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। हम लोगों ने 500+ बुक्स का एक कलेक्शन बनाया है जो कि रेगुलरली हम अपडेट करते हैं, और हर महीने हम लोग न्यू बुक्स को ऐड करते हैं वहाँ पे, जो हमारे हिस्ट्री, ट्रेडिशन और हमारे कल्चर से रिलेटेड है। उसमें सारे देशों की हिस्ट्री हो गई। इसके बाद फिर जो हमारे भारतीय नॉलेज सिस्टम जो है, जिसमें आयुर्वेद आ गया, योग आ गया, है ना। फिर जितनी नीतियाँ हैं, जैसे चाणक्य नीति हो गई, शुक्र नीति हो गई, विदुर नीति हो गई, तो जितने भी सारी डोमेन्स है, इन सारी डोमेन्स में जो जितनी भी बुक्स हैं, उन सभी बुक्स का एक कलेक्शन, 500+ बुक्स का एक कलेक्शन हमने बनाया जो कि कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है।
इसकी एक्सेस, उसके बाद फिर हमारा एक और प्रोग्राम चलता है जो कम्युनिटी डिस्कशन हम लोग करवाते हैं महीने में, हर महीने के एंड में हम लोग करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी लोगों ने वो गूगल फॉर्म फिल करके रखा होता है, जो हमारे रीडर्स होते हैं हमारी कम्युनिटी में, वो लोग फिर उन्होंने उस महीने में जो बुक्स पढ़ी है तो उसके बारे में फिर गूगल मीट पे एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मान लीजिए 10 लोग उस मीट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो 10 लोग उन्होंने जो बुक्स पढ़ी होगी उसके बारे में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उससे क्या होता है कि हर मेंबर को 10 अलग अलग लोगों ने जो बुक्स पढ़ी हैं उसके बारे में नॉलेज मिल जाता है सिर्फ उस एक डिस्कशन को अटेंड करके। तो अगर मान लीजिए आपने कोई बुक नहीं भी पढ़ी, आपने पूरी बुक आप कंप्लीट नहीं भी कर पा रहे हो, फिर भी अगर आप उस डिस्कशन को सिर्फ अटेंड कर लेते हो तो आपको 10 अलग अलग बुक्स के बारे में एक मोटा मोटी पता चल जाता है कि अच्छा कौन सी बुक में क्या लिखा है। तो बहुत सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो उधर ही क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमारा जो एक स्मॉल एफर्ट है, इसको हम आगे चल के हमारे और भी प्लान से हम इसको और ग्रो करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो अगर आप सच में हिस्ट्री के बारे में सही से समझना चाहते हैं तो फ्री में हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। नीचे गूगल फॉर्म एक लिंक हम डाल देंगे, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है जो आपको पूछना है तो हमने अपना ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ पे मेल के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी सारे बताए हैं, जो कि हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री के लिए, जो हमको लगता है कि हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन असल में जो हमारे थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं। तो अगर आपको उसको चेंज करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग जितने भी टॉपिक्स हमने जो बताए सभी के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग डिटेल में वीडियोस लाएंगे। साथ ही में हमारे बुक्स का कलेक्शन जो है उसको एक्सेस करने के लिए नीचे गूगल फॉर्म की लिंक है, उसको फिल कर दीजिए। कांटेक्ट करना है तो हमारी मेल आईडी हमने दे रखी है, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अगर कुछ और सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, या फिर मेल कर सकते हैं हमें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।